स्टडीग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस के कल पहले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी पाचन तंत्र की, एक बार छोटा सा रिवाइज कर देते हैं। किस किस की चर्चा की थी? पाचन तंत्र के अपन ने भागों के नाम देखे, आहार नाल और प्राचन ग्रंथि। आहार नाल में मैंने आपको कितने पॉइंट बताए? 7 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट मुख गुहा, दूसरे नंबर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, उसके बाद में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलद्वार। पाचन ग्रंथियों की अगर बात करें दूसरे भाग की, तो उसमें सबसे पहले बताई मैंने लार ग्रंथि, उसके बाद में अग्नाशय और यकृत। डिटेल में चर्चा अपन ने डायग्राम से देख ली थी। उसके बाद में डिटेल चर्चा में अपन ने क्या देखा? मुख गुहा देखा पूरा, उसके भागों को देखा। सेकंड नंबर पे ग्रसनी देखी, फिर ग्रासनाल देखी। आज अपन स्टार्ट करते हैं किसको? आमाशय को, चौथे भाग को। तो देखिए आमाशय यानी स्टमक। पहले एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट करते हैं। आमाशय की अगर मैं बात करूं, इसकी आकृति की अगर बात करें तो ये क्या होती है? अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह, अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह इसकी आकृति होती है। इस प्रकार जे से ऐसे इसकी आकृति होती है। दूसरी बात, अगर कैपेसिटी इसकी धारिता की बात करें तो इसमें कितना भोजन धारित होता है? धारिता अगर बात करें तो लगभग कितना होता है अपने पास में? लगभग 1 से 3 लीटर तक इसमें भोजन धारित हो जाता है। अगर भागों की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक, यानी जिसको बोलते हैं जठर आगम हिंदी में। दूसरे अगर भाग की मैं बात करूंगा तो होगा अपने पास में फंडिस भाग। ये मध्य भाग होता है। तीसरे अगर मैं भाग की बात करूंगा पाइलोरिक, हिंदी में नाम होगा इसका जठर निर्गमी। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। तो स्टमक होता है अपने पास में आमाशय। उसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी की जे अक्षर की तरह होती है। धारिता उसकी कितनी होती है? लगभग 1 से 3 लीटर की होती है। और सामान्य भाषा में अगर इसकी बात करें, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं पेट कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। और भागों की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा? पहला भाग कार्डियक यानी जठर आगम, दूसरा फंडिस यानी मध्य भाग, तीसरा पाइलोरिक यानी जठर निर्गमी। अब इन भागों को मैं डायग्राम से प्लॉट करके बताता हूँ। आपने पहला भाग देखा था, पाचन तंत्र का भाग होता है मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी, और ये जो मैंने इसका डायग्राम बनाया है ये अपने पास है ग्रासनाल। ये अपने पास में ग्रासनाल, थर्ड पॉइंट पाचन तंत्र का। और यहाँ से अपना आमाशय स्टार्ट होता है। अब देखिए जो कार्डियक भाग होता है वो इस तरफ, ये जो भाग आप देख रहे हो वो कौन सा भाग है? इधर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो ये जो भाग है आपके पास में है कार्डियक। तो क्या होता है? अब इसको ऐसे देखिए बोर्ड के हिसाब से, इधर वाला ये जो भाग होता है बायां भाग होता है और पहला भाग होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? बायां व पहला भाग किसका? आमाशय का। ये बायां व पहला भाग होता है जो किससे जुड़ता है? ग्रासनाल से, जो ग्रासनाल से जुड़ता है। उसके बाद की अगर बात करें, ये जो बीच वाला आप पोर्शन देख रहे हो ये वाला भाग होता है फंडिस भाग। तो इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये मध्य भाग होता है इसका। थर्ड अपन बात करें तो इस तरफ ये होता है अपने पास में पाइलोरिक यानी जठर निर्गमी। अब इस तरफ इसको देखें तो ये कौन सा पोर्शन है? दायां पोर्शन। तो क्या होगा? दायां। और लास्ट में आप देख रहे हैं इसके बाद में जो आगे ये पोर्शन जाएगा वो क्या अपने पास में होगी? छोटी आंत। तो इस हिसाब से ये क्या बनता है? आमाशय का अंतिम भाग। तो क्या होता है? दायां वे आमाशय का क्या होता है? अंतिम भाग। जो किससे जुड़ेगा? अगला जो पॉइंट होता है पाचन तंत्र का वो होती है अपने पास में छोटी आंत, जो
छोटी आंत से जुड़ता है। तो ये तो हो गई आमाशय की बात। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं, देखिए क्या होता है। ये ग्रासनाल के बाद यहाँ पर और ये पाइलोरी के बाद में यहाँ पर दो वाल्व यानी अवरोधनी होती हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे इसकी चर्चा मैं आगे कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। अब जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था, आमाशय के भागों की चर्चा कर ली। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन फिर से लिखते हैं, ये है आपके पास में ग्रासनाल। यहाँ पर एक अवरोधनी यानी वाल्व पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रासनाल अवरोधनी, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसोफेगस वाल्व। अब इधर की साइड में देखो क्या होता है, ये वाला जो वाल्व मैं आपको बताया, और ये वाला एक और यहाँ पर इस तरफ वाल्व होता है, पाइलोरी के जस्ट नीचे छोटी आंत से ऊपर। इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व, या फिर हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? जठर निर्गमी अवरोधनी। इसको भी मैं आपके लिए हिंदी में लिख देता हूँ। इसोफेगस वाल्व। फिर से देख लीजिए, ग्रासनाल और आमाशय के बीच में एक भाग होगा, जो कौन सा होगा? ग्रासनाल अवरोधनी, क्या बोलेंगे? इसोफेगस वाल्व। और आमाशय के नीचे भाग पाइलोरिक और छोटी आंत के बीच में जो आपके पास में वाल्व यानी अवरोधनी होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? जठर निर्गमी अवरोधनी या फिर पाइलोरिक वाल्व। अब देखो कार्य क्या होता है इनका। ये जो ग्रासनाल अवरोधनी है, ग्रासनाल अवरोधनी में क्या होता है कि आमाशय में जो आपके पास में अम्लीय भोजन होता है, आमाशय का जो अम्लीय भोजन होता है, वो ग्रासनाल में ऊपर जाने से क्या करता है? ये रोकता है। तो ये क्या करता है? आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रासनाल में जाने से रोकता है। ये तो हो गए इसका काम। अब दूसरा अपने पास में जो है जठर निर्गमी अवरोधनी यानी पाइलोरिक वाल्व, उसका कार्य क्या होता है? वो ये सुनिश्चित करता है कि आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन जा रहा है उसको नियंत्रित करता है। तो क्या करता है? आमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन का नियंत्रण व समन्वय करता है। भोजन का नियंत्रण व समन्वय करता है। कौन करता है? जठर निर्गमी अवरोधनी। देखिए बच्चों, आमाशय की बात की, उनके भागों की बात की। अब थोड़ी सी आमाशय की प्रक्रिया और थोड़ी सी इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब एक मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। इसमें देखो, आमाशय में क्या पाई जाती है? एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? आमाशय के निचले भाग में। जो भाग देखा था ना आपने, पाइलोरिक, जो लास्ट भाग होता है, जो छोटी आंत से जुड़ता है, वहां पर पाई जाती है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि होती है और आमाशय के निचले भाग में पाई जाती है। ये क्या स्रावित करती है? जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्राव करती है। इसका स्त्राव करती है, जठर रस का स्त्राव करती है। अब ये जो जठर रस है, उसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? रेनिन एंजाइम, और दूसरा अपने पास में होता है पेप्सिन एंजाइम। यहाँ बात तो अपन ने कर ली,
कि रेनिन एंजाइम होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। किसके अंदर होता है? जठर रस के अंदर होता है। अब यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है कि एंजाइम ये क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले थोड़े से ऐसे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जो ग्रंथियाँ होती है 2 प्रकार की होती है अपने पास में। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक अपने पास में होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो किसका स्राव करती है? हार्मोन्स का, जिसका भी अपने पाचन तंत्र में कोई अभी इतना रोल नहीं है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या करती है? एंजाइम का स्राव करती है, यानी सिक्रेशन करती है, स्राव करती है। ये तो हो गई इसके स्राव की बात। अब एंजाइम होते क्या है? ये सपोर्टिव रोल में काम करते हैं। किसके? भोजन के पाचन में। यानी ये कारक के रूप में कार्य करते हैं। किसके? भोजन के पाचन में होता है एंजाइम। स्राव कौन करती है? ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब आमाशय के अंदर क्या करता है? जठर रस 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। पहला कौन सा हुआ? रेनिन। दूसरा कौन सा होता है? पेप्सिन। अब ये जो रेनिन एंजाइम है वो क्या करता है? दूध के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है कि दूध के पाचन में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। जैसे ये बच्चों में अधिक होती है, वयस्क में उपस्थित नहीं होती है। बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनके पाचन के, उस दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? रेनिन एंजाइम। तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होती है और वयस्क में ये उपस्थित नहीं होता। वयस्क में नहीं होता। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। क्योंकि छोटे बच्चों को माँ का दूध पाचित करना पड़ता है, इसलिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम। अब पेप्सिन की अगर मैं बात करूं तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ये एंजाइम क्या करता है अपने पास में? प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। थोड़ी सी इसकी डिटेल में चर्चा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो इसको भी देख लो। पेप्टाइडोन में 20 एमिनो अम्ल मिल करके बनाते हैं अपने पास में पेप्टाइड। और पेप्टाइड से फिर क्या बनता है? पेप्टाइड से फिर अपने पास में क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये जो अपने पास में पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर रहा है? इस प्रोटीन को किस में बदल रहा है? पेप्टाइड में। तो आप मेरे को ये बताएं, ये कौन सा पाचन हुआ? आंशिक पाचन या पूर्ण पाचन? अगर ये प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल में टूट जाता तो कौन सा पाचन होता? पूर्ण पाचन। लेकिन जो प्रोटीन है किस में टूट रहा है? पेप्टाइड में। कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन एंजाइम सहायक है। ठीक है, तो ये एक तरह से आंशिक पाचन है और सहायक इसमें कौन है अपने पास में? पेप्सिन एंजाइम। तो इन दोनों एंजाइम की बात हुई। उसके बाद में चर्चा करें, ये थोड़ा सा इसको, चलिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ डिटेल में। अब देखिए बच्चों, जठर रस से मैंने एंजाइम की बात कर ली आपके पास में। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है, जठर रस से कोशिकाएं भी होती है। इसमें कौन कौन सी कोशिका होती है? एक होती है ऑक्सेंटिक कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिका। एक इसमें होती है जाइमोजिन, जाइमोजिन कोशिका। और एक अपने पास में होती है म्यूकस कोशिका। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको मानी जाती है? ऑक्सेंटिक कोशिका। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सेंटिक कोशिका क्या करती है? HCl का निर्माण करती है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन सी कोशिका? ऑक्सेंटिक कोशिका। किसकी होती है? जठर रस की होती है। फिर से देख लीजिए, जठर रस की कितनी कोशिकाएं होती है? किसमें? 3, ऑक्सेंटिक कोशिका, जाइमोजिन कोशिका और म्यूकस कोशिका। जिसमें से ऑक्सेंटिक कोशिका क्या करती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। अब मैं HCl के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। देखिए HCl, चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार। HCl के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। HCl नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी पीएच कितनी होती है आमाशय में? 1.4 होती है। कार्य ये क्या करता है अपने पास में? बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारना। और क्या करता है ये? भोजन को सड़ने से बचाता है।
भोजन को सड़ने से बचाना, और भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना। और HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है? ऑक्जेंटी कोशिका से। ये होगी HCl के बाद में। अब आमाशय की प्रक्रिया देखते हैं। आमाशय में प्रक्रिया कैसे होती है भोजन के साथ में, कि जब ग्रासनाल से आपका भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की प्रक्रिया कैसे होती है देखिए। सबसे पहले जो म्यूकस कोशिका थी उसे स्त्राव किसका होता है? म्यूकस का। तो क्या करता है, सबसे पहले म्यूकस एक परत का निर्माण करेगा, भोजन के चारों ओर एक परत का निर्माण करता है। उसके बाद में सेक्रेशन किसका होता है? स्त्राव किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। उसके बाद में स्त्राव होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बाद में दो एंजाइम, कौन कौन से? पेप्सिन व रेनिन, भोजन से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इन प्रोसेस, इन प्रक्रियाओं के बाद में जो भोजन होता है उसको कहा जाता है काइम। उसको क्या कहा जाता है? काइम। जैसे मुख गुहा में भोजन जाने के बाद उसको चबाने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। इसलिए आमाशय में पाचन की प्रक्रिया के बाद में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेगा? म्यूकस कोशिका से म्यूकस का स्त्राव होगा जो क्या बनाएगा? भोजन के चारों ओर एक परत का निर्माण करेगा। फिर किसका स्त्राव होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। उसके बाद में कौन सक्रिय होंगे? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सक्रिय होंगे, और जो फिर भोजन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। तो ये हो गई अपने पास में आमाशय की प्रक्रिया। अब अगले प्रोसेस में अपन अगले भाग की तरफ चलते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो बच्चों अब देखते हैं पाचन तंत्र का अगला भाग। आमाशय तक पढ़ लिया था, अब अगला भाग अपने पास में है छोटी आंत। पाचन तंत्र का जो महत्वपूर्ण भाग माना जाता है ना, इसी को माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्यों? देखते हैं अभी। छोटी आंत के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं एक बार इसके बारे में। ये हो गया अपने पास में ग्रहणी, ड्यूडेनम। उसके बाद में ये अग्रक्षुदांत्र, मध्यांत्र या फिर जेजुनम। इसके बाद में ये वाला जो टॉपिक होगा अपने पास में शुदांत्र, शेषांत्र या फिर हो जाएगा इलियम। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार। अब देखिए छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका। पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर इसके भागों को देखते हैं। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितनी होती है? लगभग 6 से 6.9 मीटर मानी जाती है। लंबाई की बात करें तो कितनी होती है? 6 से 6 पॉइंट होती है। कार्य की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है इसका कार्य? पूर्ण पाचन प्लस साथ में इसके अवशोषण होता है। ये भाग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन इसी भाग में होता है, इसलिए छोटी आंत को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो होता क्या है? पूर्ण पाचन होता है और साथ में ही क्या होता है? अवशोषण होता है। और यहाँ पर जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे मुख गुहा के भोजन को क्या कहते थे? बोलस। आमाशय के भोजन को काइम। तो इसमें जो आपके पास में पाचित भोजन होगा, पाचित भोजन को काइल कहते हैं। अब एक बात ये होती है कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर भी इसको छोटी आंत इसलिए बोला जाता है व्यास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ी आंत का व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसका जो व्यास होता है थोड़ा क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। लेकिन लंबाई में ये क्या होती है? ज़्यादा होती है। आकृति की मैंने बात की। अब ये देखिए, अब ये जो इसके ऊपर था ये वाला भाग था अपने पास में अमाशय।
आमाशय से जुड़कर ये कहाँ आई, यहाँ पर। तो भागों की चर्चा करूँ इसके भागों की मैं, तो देखिए पहला भाग है इसका अपने पास में ग्रहणी, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम, इसको बोलेंगे अपन ड्यूडिनम। दूसरे अगर भाग की अगर मैं चर्चा करूंगा तो क्या होगा अपने पास में, अग्र शुद्धांत्र, अग्र शुद्धांत्र, इसको क्या बोलते हैं, मध्यांतर भी बोलते हैं। और अंग्रेजी की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। ठीक है। तीसरे अगर बाकी में चर्चा करूं, शुद्धांत्र, यह इसको क्या बोलते हैं, शशांत्र भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन इलियम। अब इनकी डिटेल में चर्चा लेते हैं। देखो क्या होता है, अब ये जो अपने पास में ग्रहणी है वो कहाँ से जुड़ती है, आमाशय से जुड़ती है। आमाशय को छोटी आंत से जोड़ती है, छोटी आंत से जोड़ना किसका कार्य होता है, ग्रहणी का। ये तो हो गया इसका एक काम। इसका एक इंपॉर्टेंट काम और होता है, ये जंक्शन का कार्य करती है, जंक्शन का कार्य करती है। कैसे, देखते हैं। क्या होता है कि इस तरफ होता है अपने पास में यकृत, डायग्राम देखा था ना अपन पाचन तंत्र का, तो इस तरफ होता है यकृत, और यकृत के ठीक नीचे क्या होता है, पित्ताशय। तो यकृत से और पित्ताशय से वाहिनी निकल करके कहाँ आती है, यहाँ पर ग्रहणी में जुड़ती है। तो कहाँ, छोटी आंत से जुड़ती है। किस पार्ट में जुड़ी, ग्रहणी के भाग में। तो इसलिए ग्रहणी को क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यकृत प्लस पित्ताशय को किससे जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। यकृत और पित्ताशय को किससे जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट रोल फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला भाग कौन सा हुआ, ग्रहणी होता है, आमाशय को किससे जोड़ देता है, छोटी आंत से जोड़ता है, और क्या करता है, जंक्शन का कार्य करता है। यकृत और पित्ताशय को कहाँ जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। इसका एक कार्य और होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर वसा का पायसीकरण होता है। वसा का पायसीकरण होता है। ठीक है, ये बात होगी अपने पास में ग्रहणी की। अब दूसरे भाग की बात करें, अगर शुद्धांत, मध्यांत या जेजुनम, ये वाला पोर्शन देखिए, ग्रहणी से निकलता हुआ कहाँ आया, ये जो बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मध्यांतर बोलते हैं, अग्र शुद्धांत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। अब देखिए इसका रोल क्या होता है कि इसमें क्या होती है, आंतर कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर, आंतर कोशिकाएं। आंतर कोशिकाएं पाई जाती है। ये आंतर कोशिकाएं क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है, अवशोषण का कार्य करती है। ये देखा ना आपने यहाँ पे, अवशोषण, अवशोषण का कार्य करती है कौन, आंतर कोशिकाएं। ये हुई। तीसरा भाग इसका शुद्धांत्र, जिसको क्या बोलते हैं, अंतिम भाग होता है, इसलिए शशांत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपन, इलियम बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, ये क्या करती है, छोटी आंत को किससे जोड़ेगी, छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ती है। ये अंतिम भाग होता है किसका, छोटी आंत का। ये छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ती है। ये वाला जो भाग होता है अपने पास में शुद्धांत्र का, शशांत्र, ये आगे जाकर के कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर बड़ी आंत में जुड़ेगा, अंतिम भाग होता है। ठीक है, और इसका कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पित्त लवण प्लस कुछ मात्रा में जो विटामिन और पित्त लवण बरतते हैं, उनका अवशोषण का कार्य इसमें होता है, विटामिन का अवशोषण होता है। उसके बाद में ये सारा प्रोसेस किसके अंदर चला जाता है, बड़ी आंत के अंदर चला जाता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, भाग कितने होते हैं, 3, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला भाग होता है, आमाशय से जुड़ता है, और क्या करता है, जंक्शन का कार्य करता है। यकृत और पित्ताशय को किससे जोड़ देता है, छोटी आंत से जोड़ता है, और उसके बाद में क्या, वसा का पायसीकरण होता है। उसके बाद में मध्य भाग होता है, अग्र शुद्धांत्र, जिसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। इसमें क्या पाई जाती है, आंतर कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या कार्य करती है, अवशोषण का कार्य करती है। जो लास्ट भाग होता है किसका, छोटी आंत का,
उसको क्या बोलते हैं, शुद्धांत्र, शेषांत्र और इंग्लिश में इलियम। ये क्या करता है, छोटी आंत को किससे जोड़ देता है, बड़ी आंत से जोड़ देता है। और यहाँ पर क्या होता है, भोजन में से पित्त, लवण और विटामिन का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है छोटी आंत को, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पूर्ण पाचन करता है। तो इसको एक बार देख लीजिए या नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार बोर्ड से साइड हो जाता हूँ। अब बच्चों पाचन तंत्र का अगला भाग देखते हैं। छोटी आंत देख लिया, अब चर्चा करते हैं बड़ी आंत की, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब मेनली पाचन के लिए तो छोटी आंत ही कार्य करती है। अब इसमें जो अपशिष्ट भोजन है वही आता है बड़ी आंत में। चर्चा करते हैं, देखो इसके बारे में। लंबाई की अगर मैं इसकी बात करूंगा तो लगभग कितनी होती है, लंबाई लगभग अपने पास में होती है 1.5 मीटर के आस करीब इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब छोटी आंत लंबाई में अधिक होती है लेकिन बड़ी आंत के लंबाई में कम है। लेकिन वही बात, इसका जो व्यास होता है, डायमीटर, वो क्या होता है, छोटी आंत की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन, इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, डायग्राम देखते हैं इसमें। डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। बड़ी आंत के बारे में चर्चा की थी। लंबाई इसकी कितनी होती है, लगभग 1.5 के आसपास। इसमें क्या पाए जाते हैं, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि अपचित भोजन के, जो आपके पास में अपशिष्ट भोजन होता है, अपशिष्ट भोजन को किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड से पाचन में सहायता करता है। कौन सहायक होता है अपने पास में, ई कोलाई बैक्टीरिया। किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। जो क्या करता है, अपने पास में जो भोजन में होती है, किण्वन विधि से, फर्मेंटेशन मेथड से उसको पाचन करने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। अब देखिए डायग्राम में इसके भागों की चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, यहाँ से छोटी आंत का लास्ट भाग जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, शेषांत्र यानी इलियम आके जुड़ता है, और यहाँ से बड़ी आंत अपने स्टार्ट होती है। अब बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है, ये वाला पोर्शन, अंधनाल या अधांत्र कहते हैं इसे। क्या होगा, अंधनाल या फिर अधांत्र। उसके बाद में चलते हैं, यहाँ से चर्चा लगा करके टोटल यहाँ तक ये जो भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, उसको बोलते हैं बृहदांत्र। थर्ड जो भाग होता है इतना, ये भाग अपने पास में होता है मलाशय। पहला कौन सा हुआ, अंधनाल, दूसरा अधांत्र, और तीसरा अपने पास में क्या हो गया, मलाशय। अब अंधनाल अधांत्र में क्या होती है, आगे एक संरचना होती है, छोटी अपशिष्ट संरचना जिसे कहते हैं, जिसका नाम होता है कर्मरूप परिशेषिका। क्या होता है, कर्मरूप परिशेषिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स भी बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं,
अपेंडिक्स भी बोलते हैं इसको। इसका अपने पाचन में कोई योगदान नहीं होता। ये नॉर्मली थोड़ा बहुत घास फूस पचाने के लिए काम आती है, लेकिन पाचन में इसका अपने कोई रोल नहीं होता। ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, एक अपशिष्ट भाग होता है अपने। और किस तरह होता है? अंधनाल के आगे सिरे में होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? कर्मरोग परिशेषिका या फिर अपेंडिक्स। दूसरा जो मैंने भाग बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो होता है बृहदांत्र। इसके भी भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं चर्चा करते हैं। पहला होता है आरोही बृहदांत्र, उसके बाद में अनुप्रस्थ बृहदांत्र, उसके बाद में होता है अपने पास में अवरोही बृहदांत्र, और फिर अपने पास में होता है सिग्माकार बृहदांत्र। सिग्माकार बृहदांत्र बताते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है, ये अपने पास में होगा आरोही बृहदांत्र। उसके बाद में ये जो सीधा है इसको अपन यहाँ से बोलेंगे अनुप्रस्थ बृहदांत्र। और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास में अवरोही बृहदांत्र। और लास्ट ये इस प्रकार की आकृति में इतना जो भाग आप देख रहे हो उसको बोलेंगे सिग्माकार बृहदांत्र। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो बृहदांत्र सबसे बड़ा भाग होता है किसका? अपने पास बड़ी आंत का। यहाँ से लगा करके यहाँ तक भाग होता है। कितने भाग होते हैं इसके? 4। ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या बोलेंगे? आरोही बृहदांत्र। और ये सीधी रेखा में इसको क्या बोलेंगे अपन? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। नीचे की तरफ आता डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या बोलेंगे? अवरोही बृहदांत्र। ये मुड़ा हुआ इस आकृति को अपन क्या बोलेंगे? सिग्माकार बृहदांत्र। अगर लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास, और ये अनुप्रस्थ होता है 50 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए इसको वहीं लिख देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। 15 सेंटीमीटर आरोही, अनुप्रस्थ होगा 50 सेंटीमीटर, अवरोही अपने पास में कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और ये जो सिग्माकार होता है ये अपने पास में होता है 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये तो होगी अपने पास में बृहदांत्र की बात। अब देखते हैं मलाशय। जो तीसरा भाग अपने पास में बड़ी आंत का होता है मलाशय। लंबाई की अगर बात करें लगभग कितनी होती है? लगभग 20 सेंटीमीटर। ये जो आप इतना पोर्शन देख रहे हो ये वाला, इसको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ एक बार में। ये जो इतना आप पोर्शन देख रहे हो ये अपने पास में है मलाशय। तीसरा भाग किसका? बड़ी आंत का। अब इस मलाशय के आगे एक छोटी संरचना होती है, लगभग कितनी? 3 सेंटीमीटर लंबाई। मलाशय के आगे 3 सेंटीमीटर संरचना होती है। इसी के अंदर ये जो 20 सेंटीमीटर था उसमें आगे की जो संरचना होती है 3 सेंटीमीटर की, उसे अपन बोलते हैं गुदानाल। उसे क्या बोलते हैं? गुदानाल। ये गुदानाल मल द्वार के रास्ते क्या निकलती है? बाहर। अब अपने पास में पाचन तंत्र का एक लास्ट भाग रहता है मल द्वार। बड़ी आंत हो गई। जल्दी से इसका मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो बड़ी आंत लंबाई 1.5 मीटर, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, अपशिष्ट भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सी विधि से? किण्वन विधि से। भागों की बात करूँ, सबसे पहला अंधनाल यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके आगे एक छोटा सा अपशिष्ट भाग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? कृमिरूप परिशेषिका यानी अपेंडिक्स होती है, जिसका अपने कोई रोल नहीं होता, नॉर्मली घास फूस पचाने के लिए काम आती है। उसके बाद में सबसे बड़ा भाग होता है बृहदांत्र। 4 भाग होते हैं। ऊपर वाला आरोही, ये वाला अवरोही, नीचे आता ये आरोही, बीच वाला अपने पास में अनुप्रस्थ, नीचे आता अवरोही, और ये घुमावदार सिग्माकार। लंबाई की बात करें 15 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 25, और ये कितना हुआ? 40। तीसरे अगर भाग की मैं बात करूं मलाशय, ये जो आप इतना भाग देख रहे हो ये वाला भाग होगा मलाशय। कितनी सेंटीमीटर लंबाई होती है? लगभग इसकी 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर में से आगे का एक 3 सेंटीमीटर वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं गुदानाल, जो क्या होता है? मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है। इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए बोर्ड से साइड हो जाता हूँ। और बच्चों पाचन तंत्र का लास्ट भाग देखते हैं। छोटी आंत में सभी भोजन के अपने जो इतना भी भोजन लेते हैं उसका पाचन हो जाता है। बचे कुचे भोजन का पाचन बड़ी आंत कर देती है। उसके बाद में एक लास्ट भाग रहता है अपने पास में मलद्वार।
अब बड़ी आंत में जो भोजन होता है पचने के बाद कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मलाशय में इकट्ठा होता है, बड़ी आंत के तीसरे भाग में, मलाशय में। अपशिष्ट भोजन जो है इकट्ठा होता है, अपचित जो भी होता है अपने पास में, अपचित भोजन इकट्ठा हो गया, भोजन ये इकट्ठा हो गया। अब ये निकलेगा किस तरह की सहायता से? मल द्वार की। एक निश्चित अवस्था के बाद इकट्ठा होने के पश्चात ये क्या होता है? मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है, मल द्वार के रास्ते बाहर निकलता है। और इसका नियंत्रण करने के लिए इसमें कुछ पेशियां पाई जाती हैं, स्वर्णी पेशियां कहते हैं जिसे, वो कि मलद्वार में मल की गति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ये वही मलद्वार की बात है। एक छोटी सी बात इसमें है कि इसमें क्या होता है, स्टेडोल, क्रिसोल, ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए, स्टेडोल, क्रिसोल, इडोल, ये रसायन, कुछ रसायन होते हैं। इन रसायनों के कारण क्या होती है? रसायनों के कारण जो अपना जो मल होता है उसमें क्या होती है? बदबू उत्पन्न होती है, मल में बदबू उत्पन्न होती है, मल में बदबू उत्पन्न होती है। रिवाइज कर देते हैं फिर से। अपचित जो भोजन होगा कहाँ इकट्ठा होगा? मलाशय में। और कौन से रास्ते से निकलेगा? मल द्वार के रास्ते से। यहाँ पर क्या होती है? स्वर्णी पेशियां होती है जो मल को क्या करती है? एक समन्वय से बाहर निकालने में सहायता करती है। और स्टेडोल, क्रिसोल, इडोल नामक कुछ इसमें रसायन होते हैं जिस कारण अपने मल में क्या आती है? बदबू आती है। तो ये तो हुई पाचन तंत्र के भागों की बात। अब पाचन तंत्र में रहती हैं पाचन ग्रंथियाँ, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा एक पिछला वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट, उसको ज़रूर देखें। उस बच्चों वीडियो को लाइक करें और दबा करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।